गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होगे। हमने कल जो किया था वो था केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, हमने केंद्र राज्य संबंध देख लिया था कि किस तरीके से भारत में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बना। ठीक है, आपने ये देख लिया था कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध घनिष्ठ कैसे हुए। उसका कारण था गठबंधन की सरकारों का बनना। ये बात आप हमेशा याद रखा करो। किसका बनना? गठबंधन की सरकारें। जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो फिर क्या होता है भैया, लास्ट में ये इम्पोर्टेंट बात आई थी कि वो क्या थे कि क्षेत्रीय सरकारों को जो केंद्रीय सरकार थी वो क्या नहीं कर सकती थी, भंग नहीं कर सकती थी। क्या नहीं कर सकती थी? भंग। उनकी कार्यकारिणी को भंग नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि अब उनकी मदद लेके ही केंद्र सरकार बनी थी। लोकसभा में उनकी मदद लेके ही उनको सीटें पूरी मिली थी और वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। ठीक है, अब समस्या इतनी नहीं थी, समस्या बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे उस समस्या का समाधान भी करना था और उसी के चलते भारत में क्या हुआ, जो समस्याएं थी उसी के चलते भारत में क्या हुआ, विकेंद्रीकरण। मैं आपको विकेंद्रीकरण का मतलब समझा दूं कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। मतलब पहले कितने स्तर थे? 2 स्तर थे। ठीक है, 2 स्तर के बाद जो तीसरा स्तर बना, ठीक है, तीसरा स्तर बना जिसे आप स्थानीय स्तर के नाम से जानते हो, उसे बोला जाता है विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तीसरे स्तर की सरकारों को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका बहुत बड़ा कारण था कि देखो, मैं सिंपल सी एक बात बता दूं कि आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, एनसीईआरटी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेती है कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या थी। ठीक, महाराष्ट्र नहीं तो उत्तर प्रदेश की ले लो। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या रूस से भी ज़्यादा थी। किससे ज़्यादा थी भाई? रूस से भी। मतलब एक यूरोपियन कंट्री से भी बहुत ज़्यादा थी। जो क्षेत्रफल में सबसे अव्वल है उससे भी ज़्यादा थी। तो एक बात बताओ, आपने राज्य सरकार बना दी। ठीक है, क्या बना दी? राज्य सरकार। क्या राज्य सरकार हर इलाके में पहुंच के कार्य कर सकती है? नहीं कर सकती भैया। राज्य सरकार एक पूरे बड़े लेवल पर हो जाती है, उसमें 10 से 20 कैबिनेट के मंत्री बन जाते हैं, लेकिन क्या वो हर जगह को, हर इलाके को, हर चप्पे चप्पे को, महाराष्ट्र के हर चप्पे चप्पे को, हर गांव को क्या संवार सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, इसी के चलते भारत में ये समझ में आया, या भारत को ये समझ में आया, क्यों ना हम क्या कर दें, हम कर दें विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब हम तीसरे स्तर की सरकारें बना दें। क्या बना दें? तीसरे स्तर की सरकारें। इसके चलते क्या हुआ, जो ग्राम पंचायतें थी, क्या थी? ग्राम पंचायतें। ठीक, वो ग्राम पंचायतें क्या हो गई, फिर अब बननी शुरू हो गई। ठीक है, शुरुआत में तो डिसेंट्रलाइजेशन से बोला जाता है, ये बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन इसके अंदर जो प्रभावी कदम उठाए गए थे वो उठाए गए थे 1992 में। उससे पहले डिसेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, गांव में पंचायत होती थी। ठीक, गांव में पंचों के हवाले पंचायत होती थी। ये सबको मालूम है कि गांव में जो मुखिया होते थे, 5 पंच उन्हें बना दिया जाता था और फिर वो गांव की सारी देखरेख करते थे। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखो, इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं सीधा सीधा आपको बता दूं। मान लो ये इलाका है। ठीक है, अब ये इतना छोटा सा गांव है। इस गांव में, इस गांव का जो व्यक्ति होगा वो बहुत अच्छे से जानेगा। ठीक है, इस गांव की क्या ज़रूरतें हैं, इस गांव की क्या, मतलब किस तरीके से इस गांव को सुधारा जा सकता है, उसको अच्छे से कौन जानेगा? उस गांव का ही व्यक्ति जानेगा। तो सरकार ने ये निर्णय लिए, क्यों ना हम क्षेत्रीय सरकारों का गठन कर दें। किसका गठन कर दें? क्षेत्रीय सरकारों का। और उस क्षेत्रीय सरकारों के अंदर हमने गांव में क्या बना दी? ग्राम पंचायतें बना दी। क्या बना दी हमने? ग्राम पंचायतें। और ठीक है,
ग्राम पंचायतों के साथ शहरों में अगर आप देखोगे तो नगर पालिका बना दी गई। क्या बना दी गई? नगर पालिका। ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि भैया एक राज्य के अंदर 10 विधायक हैं तो वो 10 के 10 विधायक ही उसको देख रहे हैं कि भैया ये गांव ऐसे मतलब ऊपर उठ सकता या नहीं उठ सकता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। एक व्यक्ति इतना कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसीलिए उधर भी ये सोचा गया कि क्यों ना हम सत्ता का बंटवारा कर दें। क्या कर दें? सत्ता का बंटवारा कर दें। जितने भी गांव हैं हर गांव में क्या बना दिया जाए? ग्राम पंचायतें बना दी जाएं और ग्राम पंचायतों के साथ साथ वहाँ पे मुखिया डिसाइड कर दिया जाए। ऐसे ही नगर पालिका और नगर निगम, ये भी दो बहुत बड़े पहलू हैं किसके? भारत के अंदर विकेंद्रीकरण के। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भारत में विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है। अगर एक लाइन में ख़त्म करूं तो भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब है भैया तीसरे स्तर की सरकारों का बनना। बिल्कुल सिंपल सी बात और सिंपल भाषा में लिख दो, तीसरे स्तर की सरकारों का बनना। ठीक है। तीसरे स्तर की सरकारों का बनना ही क्या कहलाता है? भारत में विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। उस राज्य के अंदर छोटे छोटे गांव बहुत हैं। तो अकेला मंत्रिमंडल उस हर गांव को क्या नहीं कर सकता? सुधार नहीं सकता। तो इसीलिए क्या चर्चा में आया कि हम लोग क्या बना दें? तीसरे स्तर की क्या बना दें? सरकारें बना दें। तो तीसरा स्तर, जब जिस तीसरे स्तर के ऊपर रोशनी पड़ी तो उसे ही बोला गया कि भारत में क्या हो गया? भारत में हो गया विकेंद्रीकरण। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी। तो आप सबसे पहले भारत में विकेंद्रीकरण, ये क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से ही आएगा कि प्रश्न है 4 नंबर का आ सकता है या 6 नंबर का आ सकता है। भारत में विकेंद्रीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। भारत में विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी को ही कवर करोगे अब। ठीक। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखोगे। परिभाषा में अंडरलाइन करवा देता हूं कि अंडरलाइन क्या थी। देखो, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसे बोला जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है। क्यों? अब इसका अगर आपने रीजन देना है, क्योंकि क्या होता है कि जो स्थानीय स्तर पर जो लोग उस इलाके में रहते हैं, जो लोग उस इलाके में रहते हैं, जो लोग जिस इलाके में रहते हैं, जो लोग उस इलाके में रहते हैं, वो अच्छे से वहाँ की स्थितियों को जानते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका कि जब एक कॉमन मैन होगा वहाँ का, उस एरिया का, तो वो अच्छे से क्या कर पाएगा? उस इलाके की जो भी समस्याएं हैं उसको समझ पाएगा। तो इसी के तर्ज पर क्या किया गया? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है। उसे मालूम होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। इंपॉर्टेंट बात है, उसे मालूम होता है, उस व्यक्ति को ये मालूम होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। ठीक है। कहाँ खर्च करना है। जैसे कि एग्जांपल लूँ, मान लो एक गांव है। ठीक है। गांव में करना है रोडों का निर्माण। किसका निर्माण करना है भाई? रोडों का निर्माण करना है। अब जब रोड बनानी है तो एक विधायक को थोड़ी पता होगा कि भैया इस गांव की परेशानी रोड से है या इस गांव की परेशानी मनरेगा से है। तो जो वहाँ के लोकल व्यक्ति होंगे उस गांव के, उसे ये मालूम होगा कि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है। हमारे गांव में समस्या है रोडों की। तो इसीलिए फिर क्या कर दिया जाएगा? वही ज़्यादा पहचान सकता है और वही समझ सकता है कि हमें अधिक से अधिक खर्चा कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। तो इसीलिए सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि हमें क्या बनाया जाए? तीसरे स्तर की सरकारें बनाई जाएं। ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे इसमें? ठीक। विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992 में उठाया गया। ये बात मैं आपको बता चुका कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण तो हुआ, लेकिन 1992 में उठाए गए कदम क्या थे? ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या था और 1992 में उठाए गए कदम क्या थे? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो हमने कदम उठाए वो क्या थे। ठीक। किस तरीके से हमें तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाना है, उसके लिए क्या हुआ था? 1992 में कदम उठाए गए थे। और वो कदम क्या थे? किसको शक्तिशाली बनाने के लिए? तीसरे स्तर की सरकारों को
बनाने के लिए। ठीक है, हमें जो मुख्य कदम उठाने थे उस कदम में सबसे पहला जो कदम है वो देखो क्या था। ठीक है, चुनाव नियमित रूप से सबसे पहला है। ठीक है, पहला पॉइंट आएगा चुनाव। ठीक है, सबसे पहला आएगा चुनाव। तो चुनाव में क्या लिखोगे? ठीक है, स्थानीय प्रभावी बनाने के लिए क्या किया था भाई? अब चुनाव जो था वो चुनाव क्या होते थे? अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना क्या हो गया? बाध्यता है। याद रखना भैया, चुनाव जो थे वो नियमित रूप से कराए जाएं, ऐसा किसका मानना था? सरकारों का मानना था। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही होगा कि चुनाव क्या होने चाहिए भैया? नियमित रूप से चुनाव क्या होने चाहिए? तीसरे स्तर के चुनाव भी क्या होने चाहिए? नियमित रूप से होने चाहिए। आप ऐसे लिख सकते हो कि 1992 में यह मतलब सुधार कर दिया गया या यह लिख दिया गया संविधान के अंदर कि तीसरे स्तर के लिए चुनाव भी क्या होने चाहिए? नियमित होने चाहिए। चुनाव भी क्या होने चाहिए? नियमित रूप से होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। मतलब ग्राम पंचायतों को बनाने के लिए चुनाव, अभी भी आप देखते हो कि गांव में चुनाव होते हैं। तो इसको कब लिया गया था? 1992 में कदम उठाया गया था। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसका वो क्या बनाओगे आप? दूसरा पॉइंट जो बनाओगे, चुनाव हो गया, दूसरा क्या है? पिछड़ी जातों के लिए सीटें आरक्षित। क्या लिखोगे? पिछड़ी जाति, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पिछड़ी जाति के लिए सीटें आरक्षित। क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट, सीटें आरक्षित। ठीक है, सीटें आरक्षित, ये बात याद रख लो आप। पिछड़ी जाति के लिए सीटें क्या कर दी गई? आरक्षित कर दी गई। दूसरा पॉइंट यही बनेगा। ठीक है, कि पिछड़ी जाति के लिए क्या कर दी गई? सीटें आरक्षित कर दी गई। याद रखना भाई, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें क्या कर दी गई? आरक्षित कर दी गई। चुनाव के अंदर जो खड़े होने के लोगों के लिए सीटें हैं वो सीटें क्या कर दी गई थी? आरक्षित कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा है पॉइंट जो है वो क्या है? महिलाओं। तीसरा पॉइंट सीधा लिख दो, कम से कम 1/3 सीट, कम से कम 1/3 सीटें जो हैं वो किसको दे दी जाएं? महिला को। देखो, अब बड़ी सिंपल सी बात है कि किस तरीके से पॉइंट हमको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, कि क्या पॉइंट था, मैं दोबारा से लेके चलता हूं इन पॉइंटों को। ठीक, पहला क्या था? चुनाव। ठीक है, चुनाव नियमित अंतराल पर हों, ऐसा मानना था सरकार का, और ये लागू भी कर दिया गया। और अनुसूचित जातियों के लिए क्या कर दी गई? सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित कर दिए गए? 1/3 पद आरक्षित कर दिए गए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो और औरतों को भी बढ़ावा मिले। ठीक है, क्लियर। उसके बाद चौथा पॉइंट आप बनाओगे चुनाव आयोग। चौथा पॉइंट क्या बनाओगे? चुनाव आयोग। क्या बनाओगे? चुनाव आयोग। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, चौथा पॉइंट बनाओगे आप चुनाव आयोग। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। बड़ा आसान सा है। जिस तरीके से केंद्र और राज्य लेवल पर चुनाव आयोग है हमारा, ठीक है, कि चुनाव आयोग है वो सारी चीज़ें देखेगा कि किस तरीके से वोटर कार्ड बनेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग का काम यही होता है कि किस तरीके से वोटिंग होगी उस दिन और कैसे वोटिंग मशीन हर जगह पहुंचाई जाएंगी। तो ये किसका काम होता है? चुनाव आयोग का। ठीक है, किस तरीके से लोगों को नियुक्त किया जाएगा चुनाव कराने के लिए। तो उस तरीके से राज्य सरकार पंचायतों के लिए और नगर पालिका के लिए भी एक अलग चुनाव आयोग का क्या हो गया? गठन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। और उसके बाद आता है भैया खर्चा। उसके बाद क्या आता है भाई? खर्चा आता है। उसमें क्या बोला? ठीक है, क्लियर। तो इसमें आता है भाई राजस्व। छठा पॉइंट आप क्या लिखोगे या पांचवा पॉइंट जो भी है वो है राजस्व। ठीक है, राजस्व। राज्य सरकारें जो थी वो अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा किसके लिए रखने लगी? स्थानीय सरकारों के लिए। किसके लिए रखने लगी? स्थानीय सरकारों के लिए रखना शुरू कर दिया, या स्थानीय सरकारों को देना पड़ता है। याद रखना भाई ये बात कि चौथा पॉइंट क्या है कि राज्य सरकारों को ये चीज़ कह दिया गया कि राज्य सरकार अपने राजस्व का कुछ हिस्सा, ठीक है,
राजस्व का कुछ हिस्सा किसके लिए रखेगी? जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं या नगर पालिका हैं उसको मतलब किस तरीके से सुधारना है, उसके लिए पैसे कौन रखेगी? राज्य सरकारें अपने राजस्व का कुछ हिस्सा उसके लिए निकाल के रख देगी। ठीक है, राजस्व का कुछ हिस्सा निकाल के क्या कर दिया जाएगा? राज्य सरकारों द्वारा रख दिया जाएगा, ताकि क्या हो, हम अच्छे से पैसा लगा सकें और हर मतलब गांव का क्या हो सके, सुधार हो सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि क्वेश्चन क्या बनता है, विकेंद्रीकरण से आपका क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण से आपका क्या अर्थ है? मतलब तीसरे स्तर की सरकारों को शक्तियां देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। और विकेंद्रीकरण के बाद क्या मुख्य उठ के आता है कि 1992 में जो सुधार हुए थे उसके चलते किस तरह का प्रभाव पड़ा। तो उसमें हमने 5 पॉइंट कर लिए। पहला चुनाव, दूसरा अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित, तीसरा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित, चौथा चुनाव आयोग और 5वां है राजस्व। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग समझ सकते हैं कि राज्य सरकारें किस तरीके से कार्य करती हैं और फिर राज्य सरकारें किस तरीके से स्थानीय सरकारों से कार्य कराती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को कर लें, फिनिश करें। कल जो है वो 1-1, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वही हम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से ये क्वेश्चन कर लीजिए। मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ कि विकेंद्रीकरण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। क्योंकि जो तीसरा, जो कि हर गांव का सिंपल सा अगर आप मुद्दा डालो तो हर गांव की तरक्की और शहरों की तरक्की, हर गांव की तरक्की और शहरों की तरक्की के लिए क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। याद रखना भाई, क्या किया गया? विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण करने का सबसे बड़ा कारण था गांव और शहरों की तरक्की की। हर गांव, हर शहर उभर कर सामने आए, उसके लिए क्या किया गया? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। क्योंकि अकेली राज्य सरकारें क्या नहीं कर पाएंगी, देख नहीं पाएंगी कि किस तरीके से एक छोटे से गांव का सुधार कैसे किया जाए। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ के जो आम लोग होते हैं वो उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि पैसा कहाँ खर्च करना है, वो सारी बातें उनके दिमाग में होती हैं। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया भाई कि तीसरे स्तर की सरकारें बना दें। और तीसरे स्तर की सरकारें बहुत पहले बन गई थी, लेकिन सुधार जो हुए वो कब हुए? 1992 में। जैसे आपने पीछे सुना भी होगा भाई कि ये कोई गांव में कोई मुद्दा हो जाया करता तो कई बार ग्राम पंचायतें क्या करती थी, अपने ही मतलब व्यक्ति जो उसका जानकार होता था उसके हक में क्या सुना देती थी? फैसला सुना देती थी। लेकिन सरकार ने इन चीज़ों को भी ख़त्म किया और सरकार ने 1992 में क्या कर दिया? सुधार कर दिया। तो ये आप बात ध्यान रखें कि सरकार ने सुधार कब किए सत्ता के विकेंद्रीकरण में? 1992 में। क्योंकि फिर ग्राम पंचायतों की अपनी मर्जी हो जाती थी किसी भी कार्य करने की। लेकिन अब क्या कर दिए गए? चुनाव, ठीक है, चुनाव कर दिए गए, भी नियमित रूप से चुनाव होंगे। चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। और अनुसूचित जनजाति, तो याद रखा करो कि किसी गांव के अंदर आप देखते हो 2 या 3 कार्यकाल के बाद एक जो निचली जाति का व्यक्ति है वो किस में खड़ा हो सकता है? वो सरपंची में खड़ा हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि भैया अनुसूचित जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई कि भैया इस हिसाब से आप अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी उसके अंदर पंच बनेंगे। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के लिए सीटें भी आरक्षित की गई 1/3। तो ये सब विकेंद्रीकरण के अंदर आता है। ठीक है, कि किस तरीके से सीटें आरक्षित हुई, किस पे निर्वाचन फीमेल्स का होगा। तो अभी भी आप देख रहे हो कि कई गाँव में ये होगा कि महिलाएं क्या पंचायत के अंदर खड़ी होंगी और वही सरपंच बनेंगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर ग्रांट सरकार देती है, वो राजस्व के अंदर आता है कि आप लोग सुनते हो कि गांव में ग्रांट आ गया, गांव में रोडों के लिए ग्रांट आ गया। वो सभी क्या है कि सरकार अपने राजस्व का कुछ हिस्सा किसके लिए रख देती है? वो रख देती है अपने मतलब गांव के विकास के लिए। तो इस तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है पेपर में, इसीलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। ठीक है, आई होप मज़ा आ रहा होगा पॉलिटिक्स पढ़ने में। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।